बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 12वीं के लिए हिंदी इलेक्टिव विषय का एक चैप्टर जो कि लिखा है असगर वजाहत ने। इसका एक पार्ट हम पढ़ चुके हैं। असगर वजाहत द्वारा लिखी गई 4 लघु कथाएं आपके सिलेबस में है। पहली लघु कथा शेर हम पढ़ चुके हैं। दूसरी लघु कथा का नाम है पहचान। सेम पहली वाली लघु कथा की तरीके से ही ये कहानी भी प्रतीकात्मक है और व्यंग्यात्मक भी है। इस कहानी को आसानी से समझने के लिए दैनिक जीवन का एक उदाहरण मैं देकर के आपको समझाऊंगी। उसके बाद हम कहानी की तरफ चलेंगे। कहानी को समझने से पहले एक दैनिक जीवन का उदाहरण लेते हैं। मान लो एक व्यक्ति है। वो व्यक्ति बहुत शातिर है, चालाक है, साथ ही साथ चरित्रहीन है और उसका जो इनकम का सोर्स है वो भी अच्छा नहीं है। वो किसी तरीके से गलत तरीके से पैसे कमाता है। तो मान लो वो व्यक्ति है और वो घर का काम करवाना चाहता है किसी से। अब वो घर का काम कराने के लिए किसी को अगर हायर करेगा, पैसों में काम कराएगा तो उसके पैसे खर्च होंगे, उसको वो पैसे देने पड़ेंगे। तो वो क्या सोचता है कि वो विवाह कर ले। तो एक औरत से मान लो वो विवाह कर लेता है कि चौबीसों घंटे काम करने के लिए घर में किसी का बंदोबस्त उसका हो गया। उसके बाद जैसा मैंने बताया, मान लो वो आदमी चरित्रहीन है। विवाह करने के बाद वो दूसरी औरत को अपने घर में लाना चाहता है। अब कैसे लाए कि बाहर वालों के सामने भी उसकी इमेज बनी रहे, बाहर वाले भी उसको खराब ना कहें और वो अपने घर में किसी दूसरी औरत को भी अपने साथ रख सके। तो वो क्या जुगाड़ लगाता है या क्या ऐसा तरीका अपनाता है कि अपनी पत्नी की जो है आँखें खराब कर देता है किसी तरीके से। कुछ ऐसा करता है कि उसकी पत्नी की आँखें खराब हो गई। अब जो है उसकी पत्नी बिना आँखों के भी काम कर पाती है। आँखें बंद हैं लेकिन उसको जो है घर इतने अच्छे तरीके से याद हो गया, इतने अच्छे तरीके से उसने उस घर को पहचान लिया कि वो बंद आँखों में भी पूरा काम अच्छे से कर पा रही है। तो आदमी के लिए बड़ा आसान हो गया कि पत्नी की आँखें खराब हो गई, अब वो जितना चाहे, जब चाहे किसी भी दूसरी औरत को, तीसरी औरत को अपने घर में ला सकता है। अगली कंडीशन देखते हैं कि आँखें ही खराब हुई हैं लेकिन उसकी पत्नी के कान खराब नहीं हुए और उसको महसूस होता है कि उसके घर में कुछ गलत चल रहा है। फिर उसके आदमी के पास क्या ऑप्शन है? उस आदमी के पास ये ऑप्शन है कि उस औरत के कान भी खराब कर दिए जाएँ। अब सारा काम खत्म हो जाएगा, ना उसकी आँखें रहेंगी, ना उसके कान रहेंगे, फिर उसको कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा। तो उसने उसके कान भी खराब कर दिए। उसके बाद उस आदमी ने सोचा कि आँख और कान इसके खराब हो गए, हो सकता है किसी दिन ये घर से बाहर चली जाए और किसी को कुछ बता दे कि ऐसा इसके साथ क्या हुआ या उसने कभी अपने घर में क्या महसूस किया, तो हो सकता है उसका खेल खत्म हो जाए, उसका भांडा फूट जाए। तो उस आदमी ने कुछ ऐसा भी किया कि उसका गला भी खराब हो गया, वो बोल भी नहीं पाएगी अब। तो उसने क्या कर दिया, अपनी पत्नी की आँखें भी खराब कर दी, कान भी खराब कर दिए और उसका गला भी खराब कर दिया। यानी तीनों चीज़ें जो हैं उसकी बंद कर दी। जिस पर्पज़ के लिए वो उसको लेकर आया था, घर के काम करने के पर्पज़ के लिए लेके आया था, घर का काम करना उसका अभी भी जारी है। वो पर्पज़ पूरा कर रही है। उस काम के बदले में अगर कुछ उसको कुछ नुकसान होने वाला था, उन नुकसानों की संभावना को उस आदमी ने सारी खत्म कर दी, सारे बंद कर दिए उसने, उन संभावनाओं को। उसके बाद उसने एक रही बची-कुची संभावना भी खत्म कर दी कि अगर ये बाहर जाएगी तभी कुछ होगा, तभी उसका भांडा फूटेगा। तो उसने कुछ ऐसा किया कि उसका बाहरी संपर्क भी खत्म कर दिया, यानी उसको कहीं पर कैद कर दिया। अब कैद कर दिया तो वो पहली एक ऐसी औरत नहीं थी जिसको कैद किया गया हो। वहाँ उस घर में बहुत सारे कमरे थे और बहुत सारे कमरों में अलग-अलग औरतें इसी तरीके की हालत में कैद थी। अब मान लो कुछ ऐसा हो जाए कि किसी की आँखें ठीक हो जाएँ, किसी का गला वापस दोबारा से शुरू हो जाए, बोलना उसकी आवाज़ वापस लौट आए या किसी के कान काम करने शुरू कर दें, तो क्या होगा? तो उस आदमी ने कुछ ऐसी व्यवस्था करी। वो कमरे जो थे वो इस तरीके के थे कि ना कोई एक-दूसरे को देख पाए, ना वो किसी को सुन पाए। केवल वो सारी औरतें जो हैं उस एक ही आदमी पर डिपेंड रहेंगी। जैसा वो चाहेगा सिर्फ वैसा ही होता रहेगा। ये मैंने आपको एक उदाहरण दिया कि आप इसको पहले रिलेट कर पाओ और उसके बाद चलते हैं कहानी की तरफ। अब चलते हैं कहानी की ओर कि राजतंत्र में क्या व्यवस्था होती है। राजतंत्र में व्यवस्था होती है कि राजा सर्वोपरि है, जो राजा ने कह दिया वही पत्थर की लकीर है। कोई ना उसको ऑब्जेक्शन करेगा, ना कोई सवाल करेगा और ना कोई विरोध करेगा। तो कहानी को किस तरीके से बताया गया है कि एक राजा है। राजा क्या करता है, जनता को कहता है कि भाई सब लोग आंखें बंद कर लो। आंखें बंद किस लिए कर लें? ताकि शांति बनी रहे। इस राज्य में शांति बनाए रखने के लिए ज़रूरी है कि आंखें बंद कर ली जानी चाहिए। तो सभी लोग जो है मजबूर होते हैं, क्योंकि वो विरोध नहीं कर सकते उस राजा का। तो वो मजबूर होते हैं आंखें बंद करने के लिए। राजा आदेश देगा कि आंखें बंद कर लो, लोग जो है आंखें बंद कर लेंगे। आंखें बंद करने के बाद जो है लोगों को लगेगा कि हाँ, कुछ चीज़ें सरल हो गई हैं। क्यों लगेगा ऐसा? क्योंकि राजा मान लो कुछ गलत काम कर रहा था तो लोगों को देख करके बड़ा दुख हो रहा था कि हमने बड़े चाव से इसको राजा चुना था, लेकिन आज ये इतना गलत काम कर रहा है, तो लोगों को दुख हो रहा था। जब लोगों ने उस तरफ से आंखें बंद कर ली तो लोगों का जीवन जो है सरल हो गया, उनको आदत पड़ गई उसी तरीके से काम करने की, आंखें बंद करके काम करने की आदत पड़ गई। उसके बाद जो है लोगों को कुछ कुछ सुनता रहा कि
राज्य में ऐसा चल रहा है, देश में ऐसा चल रहा है, तो सुनता रहा उन लोगों को। तो राजा ने अगला आदेश क्या दिया कि सुनना ज़रूरी नहीं है, इसलिए सारे लोगों के कान भी बंद कर दिए जाएँ। राजा ने आदेश दिया कि कानों में पिघला हुआ शीशा डाल दिया जाए, जिससे कान जो है हमेशा के लिए जल जाए, बंद हो जाएँ, लोगों को सुनना जो है बंद हो जाए। क्योंकि सुनना जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी काम नहीं है। राजा की कोई बुराई करे और दूसरा व्यक्ति कोई सुने तो ये ज़्यादा अच्छी बात नहीं है। राजा के कार्यों पर कोई सवाल उठाए और दूसरा कोई उसको सुने और उस चर्चा में शामिल हो, ये राज्य के लिए घातक है। यानी लोग जो है विद्रोही बन सकते हैं इस तरीके से। लोगों ने सुनना भी बंद कर दिया, देखना भी बंद कर दिया, सुनना भी बंद कर दिया। तो राजा ने क्या बताया उन लोगों को कि हाँ, देश बड़ा अच्छे से चल रहा है, राज्य बहुत अच्छे से चल रहा है। आप लोगों का जो इतना सहयोग है उसकी वजह से हमारे राज्य का उत्पादन जो है बहुत अधिक बढ़ गया है। अब वो उत्पादन कैसे बढ़ा? वो कुछ होना नहीं था, लेकिन बस लोगों को बताया गया कि हाँ, तुमने जो इतना बलिदान दिया है उसकी वजह से इतना ज़्यादा हमारे राज्य में अच्छा काम हो रहा है। उसके बाद जो है लोग, मान लो आँख बंद हो गई, कान बंद हो गए, तो मुँह तो खुला था। मान लो लोग अगर राजा के बारे में कुछ उल्टा-सीधा बात करें तो राजा की इमेज को खतरा हो सकता है, सरकार के लिए खतरा हो सकता है। तो अगला आदेश क्या दिया गया कि सभी लोग जो है अपने-अपने होंठ सिलवा लें, अपने मुँह बंद कर लें। फिर ये जब आया फरमान तो कि मुँह अगर बंद हो जाएगा तो खाना नहीं खा सकते। कोई बात नहीं है, अगर खाना नहीं खाएँगे तो खाना भी बचेगा और देश की पॉपुलेशन भी कम होगी। राजा की सेहत पर इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। खाना खाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। यानी एक आम आदमी का जीवित रहना या ना रहना सरकार के लिए ज़रूरी नहीं है। खाना ज़रूरी नहीं है। इस तरीके से ये 2-3 उदाहरण दिए और उसके बाद जो है राज्य इसी प्रकार चलता रहा। कई चीज़ें काटी गई, कई चीज़ें जोड़ी गई और राज्य जो है इस तरीके से चलता रहा। अंत में कुछ लोग देखते हैं कि अब तो राज्य जो है हमारा स्वर्ग बन गया होगा। राजा ने कहा आँखें बंद कर लो, फिर कान बंद कर लो, फिर मुँह बंद कर लो, उत्पादन बढ़ रहा है, शांति छा रही है। अब आँखें खोल के देखते हैं क्या दिखता है, हमारा राज्य स्वर्ग बन गया या नहीं बना? जब उन्होंने आँखें खोलकर देखी तो क्या दिखा? केवल चारों तरफ राजा ही दिखा। लोग आपस में एक-दूसरे को नहीं देख पाए। इसका क्या मतलब हुआ, एक-दूसरे को नहीं देख पाए, यानी चारों तरफ जो राजा ने व्यवस्था बनाई थी, केवल वही व्यवस्था थी, उसमें आम आदमी कहीं भी नज़र नहीं आ रहा था। जो सारी व्यवस्था थी वो राज्य के फ़ायदे के लिए थी, राजाओं के फ़ायदे के लिए थी। आम लोगों का उसमें कोई भला नहीं था, आम लोग उसमें नहीं टिक पा रहे थे। लोग एक-दूसरे को नहीं देख पाए, केवल राजा ही उनको दिखाई देता रहा। इस तरीके से ये कहानी जो है हमारी यहाँ ख़त्म होती है। इसका विश्लेषण करते हैं कि इसके क्या अर्थ निकलते हैं। कहानी जैसे मैंने बताई, व्यवस्था पर व्यंग्य है। किसी भी सरकारी व्यवस्था पर व्यंग्य है। सरकारें क्या चाहती हैं? सरकारें यही चाहती हैं कि वो अपनी मनमर्जी से काम करती रहें और जो है बाकी जनता उनके काम पर कोई ना उँगली उठाए, ना कोई उनका विरोध करे, ना उसके गलत काम में कोई अड़ंगा डाले। ये राज्य की व्यवस्था चाहती है। राजा को कैसी व्यवस्था पसंद है, कैसे लोग पसंद है? राजा को अंधे, बहरे और गूंगे लोग पसंद हैं, जो उसके गलत कामों को ना देखे, ना सुने, ना उसके बारे में बात करे। ऐसे लोग राजा को पसंद है। बिना देखे, बिना सुने, बिना बोले बस आज्ञा का पालन करते रहें, ऐसे लोग राजा को पसंद है। राजा के गलत कामों पर कोई ऑब्जेक्शन ना करे, ऐसे लोग राजा को पसंद है। ऐसी व्यवस्था आज के समय में ज़रूरी मानने का दावा किया जाता है। यानी ऐसी चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, तभी विकास संभव होगा। इस तरीके के उदाहरण देकर के लोगों को भ्रमित करने की कोशिश की जाती है कि अगर हर काम में तुम लोग अड़ंगा डालते रहोगे तो हम कैसे वो काम करेंगे, कैसे देश का विकास होगा। इस तरीके के तर्क दिए जाते हैं कि तुम हर बात पर ऐसे खड़े हो जाओगे तो ऐसे तो सरकार चल नहीं पाएगी, ऐसे तो कोई काम हो नहीं पाएगा। ये काम इसलिए ज़रूरी है, ये काम हम अगर थोड़ा सा गलत कर रहे हैं तो ये क्यों ज़रूरी है। इस तरीके के तर्क दे करके लोगों को चुप करा दिया जाता है। जनता को एकजुट नहीं होने दिया जाता। जनता अगर एकजुट हो गई तो फैसले का विरोध कर देगी, राजा के अगेंस्ट खड़ी हो जाएगी, सरकार के अगेंस्ट खड़ी हो जाएगी। तो जनता को एकजुट होने का अवसर नहीं दिया जाता। जब पूरे देश में या पूरे राज्य में ऐसी व्यवस्था होगी तभी सत्ताधारी या सत्ता जो है सफल बनती है। ऐसी व्यवस्था में जो एक राज्य की व्यवस्था बताई गई, इस व्यवस्था में सबसे ज़्यादा सुखी और सबसे ज़्यादा फ़ायदे में कौन है? जो सत्ताधारी वर्ग है, जो राजा लोग हैं, वो सबसे ज़्यादा फ़ायदे में है। तो जब लोग पावर में आ जाते हैं तो उनको आम जनता की कोई परवाह नहीं रहती। आम जनता क्या करती है, कैसे जी रही है, क्या उनकी ज़रूरतें हैं, उसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं जाता। जो सरकार है, जो सत्ताधारी वर्ग है, वो केवल अपने फ़ायदे के बारे में सोचता है और उसी तरीके से काम करता है। तो इस कहानी का क्या मतलब निकलता है? राजनीतिक व्यवस्था पर व्यंग्य है। ऐसी व्यवस्था अगर बन जाए तो उसका कुछ नहीं हो सकता। केवल ये एक चेतावनी है कि ऐसी व्यवस्था बनने से पहले व्यक्ति को समझदारी दिखानी पड़ेगी। किस तरीके से समझदारी? हम
अपने वापस उसी कहानी पर चलते हैं जो मैंने एक व्यक्ति की और एक औरत की कहानी सुनाई थी। मान लो वो औरत है अपनी उस सिचुएशन में से निकलने की कोशिश करे तो क्या ऑप्शन है उसके पास? अब फ़िलहाल कोई ऑप्शन नहीं है। जब तक वो जीवित है उसी प्रकार वो उस घर में एक कमरे में उसी तरीके से कैद रहेगी और उसी तरीके से वो मर जाएगी। तो अब फ़िलहाल उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है। उसके पास ऑप्शन था उस आदमी से विवाह करने से पहले अगर उसने समझदारी से काम लिया होता तो आज उसका जीवन कुछ और होता। तो ठीक ये बात यहाँ पर लागू होती है राजनीतिक व्यवस्था पर। अगर हम किसी राजनीतिक दल को अपने देश की बागडोर उनके हाथ में दे रहे हैं, उनको अपने ऊपर शासन करने का अधिकार दे रहे हैं, तो वो राजनीतिक लोग किस तरीके के हैं, उनकी पार्टी किस तरीके से काम करने वाली है, क्या उनके विश्वास हैं, कैसे उनके विचार हैं, वो हम अच्छे से अगर सोच समझ के अपना मतदान करें, तो हम इस ऐसी अंधी व्यवस्था का शिकार होने से बच सकते हैं। तो ये कहानी है जो कि राजनैतिक व्यवस्था पर, राजतंत्र पर व्यंग्य करती है। आई होप आपको कहानी जो है अच्छे से समझ आई होगी।